हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वरुण प्रताप सिंह। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे समान ज्ञान समान विज्ञान पर। कॉपी के साथ बैठें तो अच्छे से क्वेश्चन जो डाउट आते हैं उनको आप लिखते भी रहेंगे और कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ कमेंट भी करते रहिए कौन से प्रश्न आपने लगाए, कौन से सही हैं कौन से गलत। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए ध्यान से। खून में कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख के उत्तर बताइए। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस आपका है एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? बताइए सोच समझ कर। उत्तर क्या लगा रहे हैं आप? उत्तर इसका क्या होगा? अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए तो वो भी आपके साथ आएंगे तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन कर पाए वो। ठीक है, तो उत्तर होगा आपका डी, थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमीड का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है युग्मनज, भ्रूण, डिंब, शुक्राणु। बताइए। तो जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर मादा गैमीट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है। मेल और फीमेल गैमीट से क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के दौरान? तो आपका क्या बनता है? जाइगोट या युग्मनज बोला जाता है जिसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए उसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब कटाकट करना है। आपको भी कोशिश करनी है कि जल्दी क्वेश्चन करें क्योंकि समय एग्जाम के दौरान आपके पास बहुत कम रहेगा। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं, पढ़ना है, आंसर लगाना है, आगे बढ़ना है। नहीं आ रहा छोड़िए, तुरंत आगे बढ़िए। चेमाचेरी, कुन्ही रमण, नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप से उल्लेखनीय नर्तक हैं? चेमाचेरी, कुन्ही रमण, नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली, मोहिनी अट्टम, भरत नाट्यम, यज्ञ ज्ञान। इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न अच्छा है, अगर आपको मालूम है तो सही उत्तर लगाइए कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर। उत्तर आपका क्या होगा? कथकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल, क्रोन। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल, क्रोन। तो म्यांमार हमारे बगल का एक राज्य आपका देश है, उसका बताइए क्या इसका वो होता है। उत्तर क्या लगा रहे हैं आप? म्यांमार की मुद्रा को क्या बता रहे हैं? क्यात, नायरा, रियाल, क्रोन। ध्यान रखिएगा कि जो म्यांमार है उसकी जो मुद्रा है वो क्या है आपका? क्यात। ठीक है, जो आपकी रियाल है वो सऊदी अरब की है और जो क्रोन है या क्रोना भी बोलते हैं जिसे, वो स्वीडन की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो आप सबको आना चाहिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। सीलोन किसे कहा जाता था? मालदीव को, श्रीलंका को, मॉरिशस को, सूरी नाम को बोला जाता था। तो उत्तर देखिए क्या होगा। मैं ऑप्शन हिंट दे देता हूँ अगर नहीं आता है, कि वो आसपास का राज्य है और अभी उसने एशिया कप भी जीता है। अब बताइए ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? उत्तर आपका होगा क्या? बताइए। बी, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन, इसकी राजधानी क्या है? कोलंबो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, सरल लेकिन पूछा जाने वाला। तो भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझ कर बताइए। 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जून। उत्तर सरल है, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको मालूम होगा। ठीक है, कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरूल, गीति, गीतांजलि, राजत रंगणी, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरूल, गीति, गीतांजलि, राजत रंगणी, मधुशाला। बताइए क्या उत्तर लगा रहे हैं आप? तो आपको पता होना चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिता है जी हैं। इनका कौन सा संग्रह सबसे फेमस है? तो आपका मधुशाला। ठीक है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का 135वां रुबाइयों वाला काव्य संग्रह, इसके वर्ष 1935 में प्रकाशित किया गया था। सोच लीजिए कितना पुराना है। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के
युद्ध स्मृति में बनाया गया? निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्तियार। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत सरल प्रश्न है। सरल है लेकिन देखिए हर चीज़ जो सरल होती है वो याद करने के लिए आसान नहीं होती, तो बार बार प्रैक्टिस करने पे ही ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी। उत्तर क्या है इसका? इंडिया गेट, जो आपका बम्बई में या मुंबई में पाया जाता है और दिल्ली में पाया जाता है। दिल्ली स्थित इंडिया गेट ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति के लिए बनाया गया। इसका डिज़ाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने बनाया गया था, तो इसीलिए वहाँ लुटियंस आपका रोड भी है, जानते होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है ये बताइए? मेजर ध्यानचंद, बाउंचिंग भूटिया, पेले, डेविड बेकहम। बताइए किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बाउंचिंग भूटिया और पेले या डेविड बेकहम? तो डेविड बेकहम फुटबॉल के हैं, पेले भी फुटबॉल के हैं, बाउंचिंग भूटिया भी फुटबॉल के हैं, और मेजर ध्यानचंद आपको मालूम होगा हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के हैं, फेमस क्रिकेट आपके प्लेयर। तो मेजर ध्यानचंद ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो है उनके ही आत्मकथा का शीर्षक गोल है। कद इलाहाबाद में हुआ था, उन्हें हॉकी का जादू कहा जाता था। इनके समय में भारत में वर्ष 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? WWW ना, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, एक मिनट, WWW, ठीक है, WWE नहीं, WWW। तो बताइए इसके आविष्कारक कौन है? सेग्रे ब्रिन, बिल गेट्स, स्वीट जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली। बताइए, सोच समझ कर बताइए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आ सकता है आपसे। इसका उत्तर क्या होगा आपका टिम बर्नर्स-ली होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इन्होंने कोई भी पेटेंट नहीं लिया और इन्होंने फ्री कर दिया इस चीज़ को। WWW जो आपका ये था, इसको फ्री कर दिया था कि कोई भी यूज़ कर सकता, नहीं तो पेटेंट ले सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर है आपका सी, ठीक है, पंजाब। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? देखिए, अगर समय अनुसार एकदम देखा जाए ना, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मिलने चाहिए एज सच, ठीक है भाई। आप अगर 30 सेकंड में एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे? समझिए, सोच समझ कर बताइए। 120 क्वेश्चन, और 120 क्वेश्चन जो है आपको 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 120 थोड़ी, आप 120 में एरर मान के चलिए, तो 45 सेकंड भी अगर आप लेंगे भाई, 30 से 45 सेकंड का जो रेंज होगा, उसमें आपको रीडिंग भी कर लेनी है, आपको क्वेश्चन भी कर लेना है, कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, रीडिंग के तो आ ही रहे हैं, तो जो हाँ कैलकुलेशन वाला आएगा उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ से रीडिंग है, यहाँ यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज और बहुत जल्दी करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थी को मदद करने के लिए चलाया गया था? पहल, इंसानियत, जलधारा, अपना घर। बताइए। तो हिंसा प्रभावित रखाइन राज्य में सैन्य कार्यवाही के बाद बांग्लादेश में म्यांमार से भागने वाले हजारों विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों की मदद हेतु भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इंसानियत, ठीक है, इंसानियत की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जो खेल देखते होंगे उनको मालूम होगा, क्रिकेट में, टेनिस में, निशानेबाजी में, नेटबॉल में। तो उत्तर क्या है? यॉर्कर ऐसी कहाँ मारी जाती है या कहाँ की जाती है? तो उत्तर बताइए इसका। और हिंट दूं क्या? बुमराह जो हैं वो यॉर्कर अच्छी मारते हैं, आपको अब यहाँ से तो पता चल जाना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा आपका? क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में यॉर्कर पड़ती है जब आप एकदम स्टंप के पास बॉल फेंकते हैं, उसको आप यॉर्कर बोला जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं हैं? एलिस मार्टिनेस टेनिस, द्विज शरण पोलो, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, सिमोना हालेप हॉकी। तो क्या प्रश्न है कि इसमें से खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है की बात हो रही है? नहीं है। तो एलिस मार्टिनेस टेनिस खेलते हैं क्या? द्विज शरण पोलो, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट और सिमोना हालेप हॉकी। तो कौन से नहीं है? तो केवल 1-2, केवल 2-4, केवल 2-3, केवल 3-4। उत्तर क्या होगा? सोच समझ के बताएं। इसका उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा इसका सी, केवल 2 और
3, 2 और 3, 2 और 3 कौन है देखते हैं। 2 आपका ये है और 3 आपका ये है। तो द्विज शरण पोलो और अर्जुन आजाद क्रिकेट, ये नहीं है। द्विज शरण संबंध टेनिस खेल से है, ना कि पोलो से है। और अर्जुन आजाद का संबंध क्रिकेट खेल से नहीं है। सिनेमा हालेब का जो है सिनेमा हालेब का संबंध टेनिस खेल से है। अच्छा, तो यहाँ 2 और 4 होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 और 4 वाला ऑप्शन होना चाहिए, बी। तो एलिस मार्टिनेज जो है वो टेनिस खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी, जहाँ 2 और 4 है। तो सिन्हा हालेब जो है वो एक प्रकार की टेनिस खिलाड़ी हैं, और जो द्विज शरण है वो एक कौन से खिलाड़ी हैं, किसके खिलाड़ी हैं, जिस आपके वो भी टेनिस के खिलाड़ी हैं, लेकिन लिखा पोलो है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गालिब सोनेट किसके रचना है। गालिब सोनेट जो है वो किसकी रचना है। त्रिलोचन, मुक्तिबोध, राज कमल चौधरी, अरुण कमल, बताइए, उत्तर दीजिए। आपके गालिब सोनेट किसकी रचना है। त्रिलोचन, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी या अरुण कमल। उत्तर क्या होगा, सोच समझ कर बताएं। इसका उत्तर क्या है आपका, ए, ठीक है, त्रिलोचन। तो गालिब सोनेट किसकी रचना है, त्रिलोचन। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि त्रिलोचन ने मिर्जा गालिब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का चित्रण गालिब शीर्षक सोनेट से किया। कवि के अनुसार आधुनिक भारत में नौनिहालों के सपने, जिसमें एक स्वावलंबी, स्वाभिमानी और शक्ति संपन्न भारत के उज्जवल भविष्य का जो हो सपना, वही सपना गालिब का भी था, ठीक है, इन्होंने ये बात बोली त्रिलोचन ने। आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एम.डी. रानडे। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, पूछा जाता है बार बार, ये आपको बताना आना चाहिए। तो बुक का नाम क्या है आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे। उत्तर क्या होगा आपका, उत्तर है आपका सी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थे, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा सकता है। वह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता की, और बस यही सब है, ठीक है, इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। ज्योतिराव फुले, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बताइए। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, आत्मीय सभा की रचना किसने की। ज्योतिराव फुले, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसका उत्तर क्या होगा, आत्मीय सभा की स्थापना स्वामी राजा राम मोहन रॉय ने की। एक दार्शनिक चर्चा मंडल था, इसकी शुरुआत 1815 में कोलकाता में हुई थी, और दार्शनिक विषयों पर बहस और चर्चा सत्र आयोजित किए जाते थे। 1823 में संघ समाप्त भी हो गया। लो आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। रामनाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, ज्यामनाथ मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, बताइए। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। वो भी एक गायक थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, दीनानाथ मंगेशकर इनका नाम था। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, वह एक कुशल रंगमंची गायक थे। आगे बढ़ते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, राम मनोहर लोहिया। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि गांधी का नाम आया है ना, तो आपका बार बार पूछा भी जा सकता है अलग अलग तरीके से। प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है कि जैसे मान सकते हैं किसी को भी कहते हैं कि इससे बोला जाता है फ्रंटियर गांधी, और बोला गया फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, दोनों तरीके से आ सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार को ही क्या बोला जाता था, फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। ऐसा क्यों है देखिए, का सीमांत गांधी कहा जाता था। वे महान राजनेता थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया, और अपने कार्य निष्ठा के कारण सीमांत गांधी बादशाह खान के नाम से पुकारे जाते थे। 1929 में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में शामिल होने के बाद गफ्फार ने खुदाई खिदमत ईश्वर के सेवक की स्थापना की और भुगतानों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन की आह्वान किया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे, ध्यान रखिए। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। एक बार ध्यान से प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लेते हैं फिर, ठीक है। और मैं हिंट भी दे देता हूं कि जो ए है वो
अगस्ट कामटे तो बिल्कुल नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो अब सिर्फ हमें नीचे एक ऑप्शन देखना है, लेकिन प्रश्न पहले देख लेते हैं। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, मतलब इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, किसने कहा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर, आर्नल्ड टॉयनबी, कार्ल मार्क्स। तो ये बहुत फेमस है, आप जानते होंगे मेरे हिसाब से। इसका उत्तर क्या होगा? कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स को मानना था कि समाज में संस्थानों की पहुंच समान नहीं है, बस यही बात उन्होंने बोली थी, जिसके कारण आपका समाज का वर्षों में विभाजन हो जाता है, जिससे वर्ग संघर्ष होता है। बस इतना है। आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मिल्कमैन, द सेल आउट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, द ल्यूमिनेरेज। बताइए उत्तर क्या होगा? बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मिल्कमैन, द सेल आउट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, द ल्यूमिनेरेज। तो उत्तर क्या है इसका, बताइए। इसका उत्तर सरल है, सरल मतलब ए, ठीक है। आपका क्या? मिल्कमैन, ठीक है। तो मिल्कमैन पुस्तक एना बर्न्स द्वारा रचित है। इसमें एना बर्न्स पारंपरिक सोच को चुनौती देते हुए प्रतीत होती हैं। यह एक क्रूरता, मौन, उत्पीड़न और प्रतिरोध की कहानी है। बर्न्स यही के बारे में है, मिल्कमैन इन्होंने लिखी है। चलिए आगे अंतिम प्रश्न करते हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो लाइक कर दी होगी और लिंक को शेयर भी कर देंगे आप अभी वीडियो को जाते वक्त, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, पुणे में। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में, मतलब वो वाला जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें करेंगे, इधर वाले में नहीं, जो लाइव होता है, आप नीचे वाले कमेंट में करेंगे। आप बताइए इसका उत्तर क्या है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ थोड़ा बहुत कि वो जो है वो राजस्थान के आसपास है, ठीक है। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ से अवस्थित है? नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, पुणे में। तो चलिए मैं एक ऑप्शन कार्ड भी देता हूँ। आपका जो नासिक वाला ऑप्शन है और पुणे वाला ऑप्शन काट देता हूँ। अब ये 2 बचे हैं। अब यहाँ से आराम से बता ले जाएंगे। आपको बस कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है। इससे पता चलता है कि कितने लोग आखिरी तक क्लास देख रहे हैं, या हमें मालूम भी हो जाए। अब प्रश्न जितने हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, अंत में 2x करके रिवाइज भी कर सकते हैं खटखट, ठीक। या तो अगर कोई आपको प्रश्न में दिक्कत हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। इसको शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।